हेलो बिजनेसमैन, क्या आप जीएसटी नोटिस से परेशान हो गए हैं? तो आज हम देखते हैं कि आखिर ये जीएसटी की नोटिसेस आ क्यों रही है, इसका कारण क्या है। देखिए, मोस्ट ऑफ द केस में जो जीएसटी नोटिस आने का कारण है वो है मिसमैचेस। मतलब अगर हम देखें 90% अगर मैं हमारे पास जो नोटिसेस आती है, अगर हम उसको एनालाइज करूँ तो मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द नोटिसेस जो रहती है वो मिसमैचेस की रहती है, जो कि बिजनेसमैन को दिक्कत जा रही है। अब देखिए, मिसमैच की नोटिसेस क्यों आती है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलान करना रहता है और वहाँ पे वो मिलान हो नहीं पाता है। और ये दिक्कत कहाँ से चालू हो रही है वो अगर हम देखें तो वो है डाटा एंट्री से। देखिए, अगर आप गलत डाटा एंटर करेंगे तो वही आपके रिटर्न्स पे फाइल होएगा और वही आगे चल के मिसमैच करेगा अगर वो आप गलत फाइल करेंगे तो, जिसको बोला जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा अगर आप कचरा डालेंगे तो कचरा ही निकलेगा, सही डाटा नहीं पहुंचेगा वहाँ पे, डाटा जो पहुंचना चाहिए जीएसटी डिपार्टमेंट तक। तो देखिए, आपको इन चीज़ों को पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ आपको मिलान करना है और उसको किस तरीके से करें। मैं आज आपको इस वीडियो पे एकदम लेमैन लैंग्वेज से, कैसे आप बिजनेस में, आपको जीएसटी का कोई नॉलेज नहीं है, आप बिजनेस चालू कर रहे हैं, आपको फोकस करना है सेल्स कैसे बढ़ाएं, आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, इस पे आपको फोकस करना है, ना कि आपको जीएसटी की ज़्यादा झंझट पालनी है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस पे जो जो चीज़ें हैं उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दीजिए अपने बिजनेस पे। अब देखिए, इंप्लीमेंट करने से आप अपने अकाउंटेंट को, ऐसा अकाउंटेंट हायर करिए जिसको जीएसटी का पूरा नॉलेज हो और उसको ये सारी चीज़ें सिखाएं, ये वीडियो देखने के लिए बोलिए, ताकि उसको सारी जानकारी मिले और उसके हिसाब से आपके वो अकाउंट्स को प्रिपेयर करें। और अकाउंट्स अगर सही प्रिपेयर हो जाएगा तो जीएसटी रिटर्न भी सही फाइल होगा और आपको फिर कोई नोटिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं हम किस तरीके के मिसमैचेस होते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द मिसमैचेस होते हैं वो क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, एक होता है जीएसटीआर 1 और एक होता है जीएसटीआर 3B। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द केस में ये दोनों आपस में मिसमैच होता है। उसके बाद क्या मिसमैच होता है, दूसरा होता है यहाँ पे 2A रहेगा और यहाँ पे 3B रहेगा, ये मिसमैच हो जाता है। फिर और मिसमैच यहाँ पे अगर हम देखें तो 2B रहेगा और यहाँ पे 3B रहेगा, ये मिसमैचेस हो गए। तो इस तरीके के ये जो है ये मंथली रिटर्न्स जो रहते हैं उसमें मिसमैचेस हो गए। उसके बाद फिर एनुअली 9 फाइल करना पड़ता है, तो फिर 9 में जो फिगर्स रहते हैं तो यहाँ पे 1 के साथ 9 में मिसमैच हो जाता है, फिर कभी 3B के साथ 9 में मिसमैच हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के मिसमैचेस चलते रहते हैं। फिर अब क्या होता है, जिनका ऑडिट रहता है, जैसे 5 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको 9CB फाइल करना रहता है, 2 करोड़ के ऊपर है तो आपको 9 फाइल करना जरूरी है। तो ये जो 9 है, जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न है, तो ये फाइल करना रहता है। तो इस तरीके से ये रिटर्न्स रहते हैं। फिर क्या होता है, जो 9 रहता है वो कभी 9C से मैच नहीं करता। तो ये इतने तरीके के ये जो मिसमैचेस के, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नोटिस जो रहती है वो इन्हीं सब चीज़ों की रहती है। तो अगर आप ये सही से अगर फिगर आउट कर लेंगे तो आपको ये कोई भी नोटिस आने बंद हो जाएंगे। तो अब देखिए, अब ये नोटिस ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत सारी टेक्निकल बातें हो गई कि इतने सारे रिटर्न्स रहते हैं और इस पर इतने सारे नोटिस आ सकते हैं मिसमैचेस के। नॉर्मल अगर हम बिजनेस जब चालू करते हैं, अभी जीएसटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कौन से रिटर्न्स भरने हैं, क्या भरने हैं, हमें कुछ नहीं आइडिया। सबसे पहले तो हमने परचेस किए अब, और यहाँ पे हम वही आइटम को सेल करने वाले हैं। हम यहाँ पे अभी ट्रेडर के एंगल से देखेंगे कि हम यहाँ पे ट्रेडर है। ट्रेडर यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना मार्जिन यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारा मार्जिन और सीधा उसको सेल कर देंगे। अभी हम उसके हिसाब से देखते हैं कि जीएसटी का कैसे क्या रहता है। तो देखिए, आप जब आप परचेस करेंगे तो आपने मान लीजिए 100 रुपीज़ में आपने परचेस किया और 100 रुपीज़ पे आपको यहाँ पे 18% जीएसटी जो है 18 रुपये यहाँ पे जुड़ के आपको ये मिला। तो टोटल ये हो गया 118। मतलब आप कस्टमर को 118 रुपीज़ पे कर रहे हैं, उसमें से सामान की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ की है और उसमें 18 रुपीज़ जीएसटी लग के आ रहा है। ठीक है, अभी हम ये इस तरीके से देखते हैं कि आपने परचेस किया। अब ये जो 18 रुपीज़ जीएसटी है, जरूरी नहीं है कि हर एक के बिल पे ही आपको मिले। तो वो क्या डिसाइड करेंगे, तो देखिए, आप जो परचेस कर रहे हैं वो कई कैटेगरी के लोगों से परचेस हो सकती है। एक होता है रजिस्टर्ड, अगर आप रजिस्टर्ड से करेंगे तो ही आपको 18% का जो 18 रुपीज़ जो जीएसटी का है ये आपको देखने को मिलेगा बिल में। अगर आप अनरजिस्टर्ड से करेंगे, अनरजिस्टर्ड से अगर कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, जो यहाँ पे कोई जीएसटी जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मान लो अगर रजिस्टर्ड से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 18 रुपीज़ बिल में लगा हुआ मिलेगा, 18 रुपीज़। यहाँ पे अगर आप देखें तो 18 रुपीज़ जो है वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तीसरा हो गया कंपोजिशन। अगर आप कंपोजिशन से परचेस कर लेंगे तो यहाँ पे भी आपको बिल में 18 रुपीज़ जो है वो लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो अगर हम देखें कि किस केस में हमको यहाँ पे बिल में 18 रुपीज़ लगा हुआ मिलने वाला है, जो कि रजिस्टर्ड पार्टी से, जिसके पास जीएसटी नंबर है, अगर आप उससे परचेस करेंगे, और जीएसटी नंबर भी ऐसा जो कि कंपोजिशन का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जीएसटी नंबर है जो कि आपको, अगर आपको चेक करना है कि वो कंपोजिशन है कि रजिस्टर्ड है, तो आप उस, वैसे तो कंपलसरी होता है बिल में लिखना, अगर कंपोजिशन डीलर होगा तो उसके बिल में लिखा होगा कि हम कंपोजिशन डीलर है, इसमें हम जीएसटी नहीं चार्ज कर रहे हैं कोई भी, इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई रहती है। तो सबसे पहले तो आप बिल पे देखिए, जो भी आप परचेस कर रहे हैं तो वो बिल में साफ साफ लिखा होगा रजिस्टर्ड डीलर है, कंपोजिशन डीलर है कि अनरजिस्टर्ड डीलर है, और वहाँ पे आपको ये जीएसटी का कंपोनेंट लगा हुआ मिल जाएगा। अब ये इतना जरूरी क्यों है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। अब आपने मार्जिन जो है, आपने मार्जिन यहाँ पे ऐड कर ली, अपनी मार्जिन मान के चलो, आपने बहुत अच्छा, आपने ये जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट पे है, आपकी मार्जिन यहाँ पे 100% है, तो आपने 100% मार्जिन यहाँ पे ऐड कर ली। ठीक है, प्लस 100 आपने जोड़ दिया मार्जिन, तो आपने यहाँ पे सेल किया इसको 200 पे। अब 200 पे जीएसटी कितना लगेगा, 18% के हिसाब से आपका प्रोडक्ट है, तो 18% के हिसाब से यहाँ पे आपको 36 रुपीज़ यहाँ पे आपको जीएसटी लग गया। ठीक है, तो अब ये 236 रुपीज़ आप कस्टमर से पैसा लेंगे।
तो आपने कस्टमर से 236 रुपीज़ कलेक्ट कर लिया है। आपको अभी देखिए आपके जेब से नहीं लग रहा है कोई भी पैसा, यहाँ पे जीएसटी का जो पैसा है वो कस्टमर बियर करता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये कस्टमर ही बियर करता है। तो अब कस्टमर से आपने 36 रुपीज़ आपने कलेक्ट कर लिया है। अब ये 36 रुपीज़ में सरकार ये बोल रही है कि आपको ये पूरा 36 रुपीज़ जमा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम खरीदने गए थे तो हमें भी 18 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा था ना, तो जो ये एक्स्ट्रा लगा है 18 रुपीज़, इसको आप 18 रुपीज़ माइनस कर दीजिए, इसको यहाँ पे बोला जाता है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आप माइनस कर सकते हैं, और ये जो 18 रुपीज़ है इसी को ही पे कर दीजिए, पे टू गवर्नमेंट। सिर्फ हमें 18 रुपीज़ ही पे करना है गवर्नमेंट को, और ये 18 रुपीज़ जो है वो हमें परचेज के समय मिल गया था, तो ये हम माइनस कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये 18 रुपीज़ के लिए कंडीशन ये है कि इसके जो रिटर्न है, सामने वाला अगर ये जो रजिस्टर्ड पर्सन जिससे हम परचेज करके ला रहे हैं, ये जो पर्सन है ये अगर टाइम पे रिटर्न भरेगा, रिटर्न भरना मतलब अब देखिए जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसके लिए वो सेल हो गई, तो वो जो सेल है वो क्या करेगा, वो एक सेल की रिटर्न फाइल करेगा जो कि रहेगी GSTR1। ठीक है, तो GSTR1 सामने वाला परचेज जिससे हम परचेज करके आ रहे हैं, वो जब GSTR1 फाइल करेगा तब हमें उसका इनपुट जो है वो यहाँ पे 2A में भी मिलेगा और 2B में भी मिलेगा। तब हमें ये चीज़ जो ये 18 रुपीज़ है ये 2A में भी दिखेगा और 2B में भी दिखेगा। अब ये 2A और 2B में फ़र्क क्या है, देखिए 2A जो है वो यहाँ पे डायनेमिक रहता है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है मंथली बेसिस पे, और जो 2B है ये स्टैटिक रहता है, ये फिक्स जब आप रिटर्न फाइल करोगे उस समय यहाँ पे 2B में दिखा देगा। देखिए इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से, जैसे अप्रैल का बिल था, 10 अप्रैल 23 का बिल है, हमने परचेस किया 10 अप्रैल 23 को, ये 100 रुपये का जो गुड्स है जिसमें 18 रुपये है, ये 10 अप्रैल 23 को हमने परचेस किया, और ये हमने समझ लीजिए 20 अप्रैल को सेल भी कर दिया, हाथ किया जैसे ही हमने परचेस किया यहाँ पे 20 अप्रैल को हमने इसको सेल कर दिए। अब देखिए यहाँ पे अब दिक्कत क्या चालू होती है, अब सेल जो हो रहा है वो यहाँ पे अब मेरे को 18 रुपीज़ पे करना है गवर्नमेंट को, और 18 रुपीज़ माइनस करने को मिलेगा, पर कंडीशन क्या है, इसने अगर टाइम पे रिटर्न भरा है तो ही मेरे को मिलेगा। तो टाइम पे भरने का जो सिस्टम है वो क्या रहता है वो समझते हैं। देखिए 10 अप्रैल का अगर हमने परचेस किया है तो सामने वाला उसका जो अप्रैल का रिटर्न है, अब वो अप्रैल का रिटर्न वो फाइल करेगा मई में। अब उसमें भी इस पर 2 तरीके के रजिस्टर्ड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 10 अप्रैल वाला बिल है, अगर आपका जो रजिस्टर्ड पर्सन है अब उसको देखेंगे कि वो किस तरीके का है। ठीक है, अगर वो मंथली फाइल करता होगा, GSTR1 जो फाइल करेगा, अप्रैल का है हमारा बिल तो ये 11 मई को, 11 मई तक उसको ये फाइल करना ज़रूरी है। और अगर क्वार्टरली है तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, जो GSTR1 है वो क्वार्टरली बेसिस पे भरेगा। तो अप्रैल का क्या है, अप्रैल मई जून, ये जो पूरा एक क्वार्टर हो गया, तो उस क्वार्टर का उसको जुलाई में वो फाइल करेगा। तो जुलाई तक हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा इसका इनपुट लेने के लिए, क्योंकि जब तक ये GSTR1 में फाइल नहीं कर देगा तब तक हमें मिलेगा नहीं। तो ये इसीलिए इसमें एक नियम बनाया गया है IFF का, एक IFF रिटर्न है जो कि ये उसी मंथ, ये कब, मई में ही अगर वो ये इसको डिक्लेयर कर दे, 11 मई के पहले IFF में अगर वो अपलोड कर दे तो हमें उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो 11 मई तक अगर वो IFF में डिक्लेयर कर दे। अब होता क्या है कि ये लोग ना ये IAF वाला रिटर्न भरते नहीं है, क्योंकि इसमें पेनल्टी लगती नहीं है लेट भरने पे, तो लोग क्या करते हैं सीधा IAF की जगह सीधा GSTR1 जो है वो फाइल करते हैं क्वार्टर पे, जो कि हमारा क्वार्टरली रिटर्न्स रहते हैं उसके डेट के हिसाब से चलता है। तो वो उस क्वार्टर के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 11 जुलाई तक उसको यहाँ पे रिटर्न अपलोड करना पड़ेगा। अगर 11 जुलाई तक वो अपलोड कर देगा तो हमें कम से कम वो जो जुलाई के मंथ में है वहाँ पे हम इसका क्रेडिट ले पाएंगे, वरना हम ये क्रेडिट ले नहीं पाएंगे। मतलब ये जो 18 रुपये है वो अभी हमें क्या हो रहा है कि 18 रुपये सरकार तो बोल रही है कि आप ये माइनस कर लो, 18 रुपये जो आप जितना परचेज में आपको लगा है ये आप माइनस कर सकते हो 18 रुपये, पर ये 18 रुपये के लिए क्या है कि बहुत सारी कंडीशंस लगा दिए। कंडीशंस ये लगा कि सामने वाला जब तक GSTR1 में आपको अपलोड नहीं करेगा जब तक आप इसका क्रेडिट ले नहीं पाएंगे। तो 1 में अपलोड करने के लिए फिर हमने देखा कि यहाँ पे 2 रजिस्टर्ड पर्सन है, वो 2 कैटेगरी के हो गए हैं, कोई मंथली फाइल करते हैं कई लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं। तो क्वार्टरली का फाइल करते हैं जिनका टर्नओवर कम रहता है उन लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि आप क्वार्टरली भी भर सकते हो, 1.5 करोड़ से कम है अगर आपका टर्नओवर तो आप क्वार्टरली भी भर सकते हो। और मंथली तो चॉइस है, अगर आप 1.5 से कम है फिर भी आप मंथली करना चाहते हो तो मंथली कर सकते हो, या तो फिर आप जो 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आपको तो कंपलसरी मंथली ही फाइल करना है। तो ये इस तरीके का नियम रहता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, IAF ये जो 18 रुपये का है, ये जो डिले है ये काफ़ी लंबे समय तक डिले हो जाता है। अब होता क्या है कि अभी यहाँ पे आपको 18 रुपये दिख रहा है तो आपको लग रहा है ठीक है चलो पटा देंगे 36 रुपये बाद में तो हमें मिल ही जाएगा, पर अब इसी को आप कन्वर्ट कर दीजिए, इस 100 को आप कन्वर्ट कर दीजिए करोड़ पे, 100 रुपीज़ की जगह 1 करोड़ कर दीजिए, तो यहाँ पे ये 18 लाख रुपए हो जाएगा और यहाँ पे ये 36 लाख रुपए हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि आपके बिजनेस पे अगर आपको बोला जाए कि भाई ये 18 लाख रुपए अभी आपको पे करना पड़ेगा, ये आपको भले इनपुट मिल रहा है, परचेस करें तब आपने पे करें ही ऑलरेडी 18 लाख रुपए, यहाँ पे आपको डबल पे करना पड़ेगा। अब जब ये सामने वाला अपलोड करेगा रिटर्न तब आपको वो माइनस करने के लिए मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है वो ना भी करें, और अगर ना करे वो अपलोड तो आपको वो क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, सरकार का ये बोलना है। तो आपको ये डबल पैसा लग जाएगा। 18 लाख रुपए आप अपने परचेज जब आप परचेज करके आएंगे तब आपको जिससे आपने परचेज किया उसको तो आप 1 करोड़ 18 लाख रुपए दे के आ रहे हैं ना,
तो आप देखिए अमाउंट को मैं बड़ा कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ की जगह सीधे इसको करोड़ में लेके गया हूँ और लैक्स में लेके गया हूँ। तो क्या है कि आपको उसका इंपैक्ट समझ में आएगा। क्या है कि 18 रुपये देख के उसका इंपैक्ट समझ नहीं आता कि भाई कितना कष्ट होएगा कि इस चीज़ के लिए। पर अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको इसका रीज़न समझ में आएगा कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच के देखिए 18 लाख रुपीज़ आप अपने कस्टमर को देके आ गए और यहाँ पे आपको जब सेल करे तो आपको सेल के समय 36 लाख रुपीज़ आपने कलेक्ट किया और उसका 18 लाख रुपीज़ ऑलरेडी आप यहाँ पे जिससे परचेज करके आए थे उसको दे चुके हो। अब आपको ये लग रहा है कि भाई अब मेरे को तो बस 18 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट को देना है, पर अब गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई सामने वाले तो रिटर्न ही अपलोड नहीं किया। अब आप क्या करिए, आप ये पूरा 18 लाख रुपीज़ प्लस ये 18 लाख रुपीज़, ये 36 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट को जमा कर दीजिए। अब जब आपको वो परचेजर रिटर्न अपलोड करेगा तब आप वो 18 लाख रुपीज़ इनपुट ले लीजिएगा बाद में, और आगे कोई दूसरी सेल में आपको उसका सेट ऑफ मिल जाएगा। तो मतलब मेरे जेब से तो अभी एक्स्ट्रा पैसा निकलने वाला है, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे बहुत दिक्कत जाएगी आपको बिजनेस मेंटेन करने में। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करिए, अपने कस्टमर का यहाँ पे जो 18 लाख रुपीज़ है, ये जो 18 लाख रुपीज़ है ये आप पैसा रोक दीजिए। जब वो रिटर्न फाइल करे क्रेडिट पीरियड पे आप परचेस करिए 18 लाख को, 100 रुपीज़ जो है वो आप टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं। आप एग्रीमेंट ही ऐसा करिए परचेजर के साथ कि भाई ये जो 18 लाख रुपीज़ है ये मैं तुमको जब भी पे करूंगा जब ये मेरे को 11 मई के बाद, जो 11 मई में जो ये अपलोड करेगा ये जो है ये मेरे को 2B में दिखना चालू होएगा। अब ये 2B में कब दिखना चालू होएगा, 11 से लेकर 13 तारीख के मिडनाइट तक भी लोगों का अपलोडिंग का यहाँ पे अलाउड रहता है अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे इसलिए क्या होता है कि ये 14 तारीख को 14 मई को मेरे GSTR 2B में ये रिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा। तो मैं उसका पेमेंट क्या करूंगा, 14 तारीख तक रोक के रखूंगा। 14 तारीख को मैं ये डाउनलोड करूंगा, 14 को मैं 2B डाउनलोड करूंगा और मैं 2B में देखूंगा क्या ये मेरे को इसका जो अपलोड कर दिया है इसने 1 में मेरी डिटेल्स, ये बिल अगर ये कर दिया है तो इसका जो ये पेमेंट है अब मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये बेसिक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि उसको 3B भी फाइल करना है टाइम पे, तब हमें क्रेडिट मिलेगा। गुड्स डिलीवर हो जाने चाहिए तब हम क्रेडिट ले सकते हैं, बिल होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस, ये कंडीशंस खैर वो तो जनरल कंडीशंस है, तो ये तो फुलफिल आप करेंगे ही। और हम ये भी मान के चलते हैं कि सामने वाला जब 1 में अपलोड करेगा तो उसको 3B में अपलोड करना ही करना है, क्योंकि वरना फिर उसको फिर नोटिस आएगी और फिर वो उसको तकलीफ हो जाएगी, तो वो ऐसा करेगा नहीं। सामने वाला अपने बिजनेस अगर उसको कंटिन्यू करना है तो अगर वो एक बार 1 में अपलोड कर दिया तो उसको 3B भरना ही पड़ेगा। तो हम इसीलिए क्या है कि अगर उसने एक बार 1 में हमें दिख गया ना तो हम यहाँ पे अब ये मान सकते हैं कि हम यहाँ पे अब क्रेडिट ले पाएंगे। तो हम इसके लिए क्या है कि हम बाकी जो जितनी भी कंडीशन से क्रेडिट लेने की वो हम डीम्ड मान लेते हैं कि वो अपने आप पूरी हो जाएगी अगर एक बार यहाँ पे इसने टाइम पे अपलोड कर दिया तो हम क्या बोलेंगे कि 14 को हम देखेंगे भाई अगर आपका 2B में अगर दिखने लग गया तो हम आपका ये जो 18 लाख है वो आपको पेमेंट करेंगे, वरना हम आपका ये 18 लाख रुपये जब ही पेमेंट करेंगे जब आप अपलोड करोगे। क्योंकि हमें अभी क्या हो जाएगा कि हमको तो अभी सरकार को 36 लाख रुपीज़ देना पड़ जाएगा ना, तो ये 18 लाख रुपीज़ जबरदस्ती डबल हमें पे करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल खराब हो जाएगी। इसीलिए इसको कोशिश करिए कि आप इसको पेमेंट तभी करिए जब आपका ये 2B में 14 तारीख के जब वो डाउनलोड होए तब आपको वो दिखने लग जाए, तब आप उसकी GST का पेमेंट करिए। अब ये जो तरीका है ये आइडल तरीका माना गया है बिजनेस करने के लिए, वरना आप बिजनेस में अब परेशान हो जाएंगे। आप ITC है वो मिलेगा नहीं काफ़ी टाइम तक, और इस तरीके से आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ता जाएगा। तो जो कि वर्किंग कैपिटल बहुत ज़रूरी है पैसे व्यापार करने के लिए। आप उस 18 लाख पे और दूसरा कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते थे जिसमें कि आप वो अगेन उसमें प्रॉफिट जोड़ के अगर आप सेल करते तो आप उसमें अर्न कर सकते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। इसलिए बेटर है कि ये तरीका है एक जो है ये एक आइडल तरीका, एक बिजनेस प्रैक्टिस है जिसको आप अपना सकते हैं, जिसके थ्रू ये आपको जो ये डबल पैसा लग रहा है वो ना लगे। तो देखिए अभी आप तक ये समझ गए कि आप ये 2B में हमें देखना है। अब ये 2A क्या है, तो देखिए 2A जो है वो पहले चलता था कि ये 2A क्या होता था कि जब हम अपलोड कर रहे हैं तब वो उसके हिसाब से उस मंथ में जाकर वो 2A में दिखता था। जो मई है, मई के 2B में मेरे को ये दिखने लग जाएगा अगर उसने टाइम पे रिटर्न भर दिया तो। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल ये है कि अब ये जो आपने बिल देखा था, ये बिल था कि डेट जो थी वो थी 10 अप्रैल 2023। तो अब अप्रैल का बिल है तो वो मई में उसने अपलोड किया। अब मई में दिक्कत क्या हुई कि GSTR 1 की जो डेट है उस पर गड़बड़ी हो रही है। अब अगर 11 तारीख को अगर वो अपलोड कर दे रहा है तो वो अप्रैल का जो 2B रहेगा, मतलब रहेगा वो मई में जो आपको दिखना चालू होगा, बट वो कहलाएगा अप्रैल का 2B। तो यहाँ पे ये जो 2B कहला रहा है वो कहलाएगा अप्रैल का ही, अप्रैल के 2B में ये आपको दिखना चालू हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए अप्रैल का 2B कब अपलोड होएगा, अगर वो 14 मई को दिखना चालू होएगा अप्रैल का जो 2B है, और ये तब दिखेगा इसकी एंट्री जब वो 11 तारीख के पहले वो अगर रिटर्न भर लेगा, या 11 तारीख के पहले अगर वो रिटर्न भर लेगा तब ये हमें अप्रैल के 2B में दिखना चालू होएगा। अब हुआ क्या, सामने वाले ने जो अपलोड किया वो 15 मई को किया। अब 15 मई को करने से क्या होगा, देखिए अब 15 मई को करने से दिक्कत क्या क्या हो रही है वो आप समझिए, और कौन से उसमें दिखेगा, कौन कौन से रिटर्न में क्या क्या रिफ्लेक्शन आएगा और कौन से मंथ में जाएगा वो हम देखते हैं। 15 मई को हुआ, अब देखिए 15 मई का हुआ तो ये अप्रैल के 2B में नहीं दिखेगा, क्योंकि अप्रैल के 2B में से तो डेट निकल चुकी थी तो उसमें नहीं दिखेगा। तो ये कब दिखेगा, अगले महीने के 2B में दिखेगा, मई के 2B में दिखेगा। और हमें जो क्रेडिट है वो मई के महीने में फिर हम जो हमें GSTR 3B के थ्रू पे करना रहता है। तो 3B में ये ITC क्लेम होता है और उस 3B में ही हमें जो लायबिलिटी है वो पे करना रहती है। तो देखिए इस तरीके से ये जो फंक्शन चलता है। अब होगा क्या कि ये जो 2B है ये मतलब क्या हो गया, ये स्टैटिक है, जब भी वो अपलोड करे उसके अकॉर्डिंगली ये उस महीने के 2B में आपको दिखने लग जाएगी।
अगर हमें रिकन्सिलेशन करना है तो रिकन्सिलेशन के लिए क्या है कि ये फिर दिक्कत हो जाएगी, ये तो किस महीने में कौन सा बिल अपलोड हो रहा है, कौन कौन से बिल अलग अलग पार्टी के हैं, कोई कभी अपलोड कर रहा है, कोई कभी अपलोड कर रहा है। इसीलिए ये जो 2A का जो कंसेप्ट है उसको भी कंटिन्यू रखा गया है। 2A जो है वो पहले लाया गया था कि वो जिस महीने का बिल होगा उस महीने पे 2A में दिखना चालू हो जाएगा। मतलब अगर ये 15 मई को इसने अपलोड किया तो भी ये अप्रैल के ही 2A में दिखेगा। ठीक है, मई के 2A में नहीं दिखेगा, अप्रैल के 2A में दिखेगा, क्योंकि जो बिल डेट है ये कैसे काम करता है, बिल डेट के अकॉर्डिंगली काम करता है। जो भी बिल का डेट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली उस मंथ पे वो चला जाएगा। और ये क्या करता है, जो 2B है ये बिल के डेट के हिसाब से नहीं चलता, ये अपलोड डेट के हिसाब से चलता है। अपलोड डेट के हिसाब से जिस मंथ पे भी अपलोड होगा उसमें वो दिखना चालू हो जाएगा। तो देखिए, और हमें जो 3B में ITC लेने मिलता है वो अपलोड डेट के हिसाब से लेने मिलता है। ITC अगर अपलोड हो गया है तो ही हम ITC ले पाएंगे, वरना हम ITC नहीं ले सकते। तो ये पूरा एक कंसेप्ट है जो कि बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी के हिसाब से आपका जो बिज़नेस है वो डिपेंड हो जाता है, क्योंकि ये अगर आप सही से अगर आपने मेंटेन कर लिए तो आपका बहुत जो मेजर जो परेशानी होने वाली है वो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। और ये अब होता क्या है कि अब जो नोटिस आने का कारण क्या है कि अब सामने वाला बोलता है अकाउंटेंट को कि भाई अब ये 2B में नहीं दिख रहा ना, 2A में दिख रहा है ना, आप इसका क्रेडिट ले लो, कम से कम मेरे को अभी पे ना करना पड़े, नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। जो 2B और 3B का मिसमैच की नोटिस आ जाएगी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये 2B के हिसाब से ही चलिए, जैसा 2B में आ रहा है उसी के हिसाब से ही आप ITC लीजिए। तो ये एक पूरा एक प्रॉब्लम को पहले मैंने समझाया। देखिए, पहले तो हम देख रहे थे कि आपको बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं GST के। अब उस GST नोटिस आने के हमने कारण खोजने की चालू करे तो बहुत सारे कारण थे, उसमें से वन ऑफ द कारण हमने अभी पकड़ा, और उस वन ऑफ द कारण को हमने समझा कि भाई कैसे कैसे ये चीज़ें होती है और किस तरीके का हमें मेंटेन करना चाहिए, रिटर्न्स जो है वो हमें किस तरीके से फाइल करने चाहिए। तो उसका हमने एक पैटर्न भी देखा कि भाई सामने वाला अगर GST नहीं पे कर रहा है, रिटर्न नहीं भर रहा है टाइम पे, तो उसका GST का पैसा रोक लो, और जब वो रिफ्लेक्ट करने लगे तब आप उसको पे कर दीजिए। तो इससे आपका वर्किंग कैपिटल हैम्पर नहीं करेगा, और आप ज़बरदस्ती आपको ये भी नहीं रहेगा कि भाई हमारे को पैसा डबल लग रहा है तो आप 2A में जितना दिख रहा है आप उसके हिसाब से ले लेंगे। मतलब अभी आप ले लो, बाद में दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2A में तो आई गया है। 15 तारीख को भी उसने फाइल किया तो वो 2A में तो दिखने लग गया, क्योंकि हमें तो 20 तारीख तक रिटर्न भरना है। ये जो GST 3B फाइल करनी है ये 20th तक करनी है, 20th जैसे अप्रैल का है तो 20th मई तक करनी है। तो 20th मई तक ऐसा लगता है कि भाई 2A में आ गया है तो इसका ले लेते हैं, बट यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। आप ले लोगे तो आपको मिसमैच का नोटिस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें, और उसके हिसाब से फिर हमें बिजनेस करना है। तो देखिए, अब हम कंक्लूड करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, अगर अब नोटिस आने का कारण क्या है अभी आपको समझ में आ गया होगा। उसने 15 को अगर अपलोड किया, GSTR1 अपलोड किया अपना, तो ये आपको उस महीने के 2B में लेने नहीं मिलेगा, उस महीने के 2B में नहीं दिखेगा, इसलिए आप उसको 3B में क्लेम नहीं करेंगे। तो पर होता क्या है कि आप आपका वर्किंग कैपिटल को सेव करने के लिए आप उसको यहाँ पे दिखा देते हैं कि भाई ये ठीक है 2-3 दिन डिले हुआ है, 2A में तो दिख ही रहा है, इसको हम इस बार अभी ITC ले लेते हैं करके। तो आप यहाँ पे ITC ले लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे होता यह है कि जब अगर आप 3B में ITC ले लेते हैं तो आपको जो नोटिस आएगा वो आएगा 2B और 3B मिसमैच का। तो देखिए, हमने जो देखे थे जितने भी यहाँ पे जो नोटिस के पैटर्न्स थे कि जो आपको आ सकते हैं मिसमैच के, तो उसमें से अभी हमने जो अभी आप कवर किया है आज के लेक्चर पे वो है 2B और 3B मिसमैच का। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। इसी सीरीज़ पे हम कंटिन्यू रखेंगे, जो GST की और दूसरी जो परेशानी है उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसमें क्यों नोटिस आती है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम प्रॉब्लम भी देखेंगे, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, और एकदम इसी लैंग्वेज पे हम लेमन लैंग्वेज पे डिस्कस करेंगे क्यों ये चीज़ें होती है। अगर आपको GST का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप इसको देख कर आप पूरा सीख जाएंगे और आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाएंगे और अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल सी रजत अग्रवाल के साथ। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि इस तरीके का अगर आपको कोई वीडियो चाहते हैं जिसमें कि आपको GST से जो परेशानी है उसका हल मिले, सब्सक्राइब करके रखिए और उसको देखते रहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। थैंक यू सो मच।